गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग 15वां दिन जो है पेपर 3 का जो है जीके जीएस का सवाल को डिस्कस करेंगे। झारखंड सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी, पीजीटी, प्रयोगशाला, जितने भी जीएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें जो पेपर 3 होता है, पेपर 3 में जीके जीएस पूछा जाता है। तो आज हम लोग जीके जीएस का ही जो है सवाल को डिस्कस करेंगे। टोटल 31 प्रश्न को डिस्कस करेंगे और 31 में से लगभग 28 जो प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है लास्ट तक इसको देखिएगा। सबसे पहला सवाल है कि भारत के किस राज्य में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए और इसको याद रखिएगा। कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में आकाशीय बिजली युक्त तूफान के कारण होने वाली वर्षा को जो है चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और इसका एक और नाम है जिसको जो है कॉफ़ी सावर के नाम से जो है कॉफ़ी शावर। तो चेरी ब्लॉसम जो है इसको कॉफ़ी सावर के नाम से भी जाना जाता है। किस राज्य में? कर्नाटका में आकाशीय बिजली तो तूफान के कारण जो बारिश होती है उसको जो है कॉफ़ी सावर या फिर चेरी ब्लॉसम के नाम से जो है जाना जाता है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के संशोधन में पेट्रोल में इथेनॉल के कितने प्रतिशत सम्मिश्रण के लक्ष्य को 2030 के स्थान पर ESY 2025-26 तक पूरा करना शामिल है। एक करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है, और पर्यावरण से संबंधित है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सवाल जो है पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया कितना प्रतिशत जो है सम्मिश्रण के लक्ष्यों को 2030 के स्थान पर जो है पूरा करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय सरकार ने जो है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में जो है संशोधन की मंजूरी दिया था। कब? 2018 में। अब पूछोगे करंट अफेयर्स पुराना है, करंट अफेयर पुराना है, लेकिन ये जो इन्वायरमेंट से आ जा रहा है सवाल ना, इसलिए जो है इसको हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संशोधन किया था 2018 में। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें कहा गया था कि पेट्रोल में इथेनॉल के 20%, ठीक है, पेट्रोल में इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण को लक्ष्य को 2030 के स्थान पर ESI 2025-2026 तक जो है पूरा करना है। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 2026 में समुद्रयान मिशन लॉन्च करेगा। ये करंट अफेयर का सवाल है। 2026 में जो है समुद्रयान मिशन लॉन्च करेगा कौन सा मंत्रालय? तो समुद्रयान मिशन जो 2026 में जो लॉन्च किया जाएगा और पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है समुद्रयान मिशन का? कि गहरे समुद्र की खोज के लिए जो है वैज्ञानिक जो है सेंसर और उपकरणों को जो है एक सूट के साथ समुद्र में जो है 6000 मीटर की गहराई तक जो है 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए जो है एक स्वचालित मानव पनडुब्बी विकसित करना है। ठीक है, समुद्र के गहराइयों तक जाने के लिए जो है एक स्वचालित जो है मानव पनडुब्बी का जो है विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्रयान मिशन का। किनके द्वारा जो है ये लॉन्च करेगा? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे जो है मार्स गैस भी कहा जाता है, और शायद इसको जो है JSSC जो है पूछा है कई बार। तो मार्स गैस किसको कहा जाता है? मेथेन को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। आगे देखिए, एक और सवाल है कि राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के वेतन और भत्ते का भुगतान कहाँ से किया जाता है? भारत के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से, भारत के आकस्मिक निधि से, या फिर राज्य के आकस्मिक निधि से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या पूछा है? राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के, ठीक है, मंत्रिमंडल बोलिए या फिर मंत्रिपरिषद बोलिए,
कि राज्य सरकार के मंत्री परिषद का जो वेतन दिया जाता है, मंत्री लोग को जो वेतन दिया जाता है, भत्ता दिया जाता है, वो कहाँ से जो है दिया जाता है, उसको कहाँ से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, राज्य सरकार का राजस्व खाता है और कर और गैर कर राजस्व से मिलकर बनता है। राज्य सरकार का जो राजस्व खाता है, कर और गैर कर राजस्व से मिलकर बनता है, और राज्य सरकार का खर्च होता है इसी से। ठीक है, यह प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग अलग कोष है निम्नलिखित के वेतन के लिए। ठीक है, किसको किसको वेतन मिलता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है इसी से वेतन मिलता है, राज्य सरकार के संचित निधि से। फिर राज्य में जितने भी मंत्री होते हैं उसको जो है वेतन भत्ता कहाँ से मिलता है? राज्य के संचित निधि से। इसके अलावा राज्यपाल जो होते हैं उसको वेतन और भत्ता कहाँ से मिलता है? राज्य के संचित निधि से। ठीक है, इसके अलावा जो है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की संचित निधि से जो है राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, राज्य में जो मंत्री होते हैं, या फिर हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उसको वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो राज्य के संचित निधि से। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री जंगली चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे नहीं, छोड़ दिए हैं। ठीक है, किस देश से इन चीतों को आयात किया गया था? ये हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ने जंगली चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे, किस देश से इन चीतों को आयात किया गया है, मतलब चीता जो लाया गया है वो कौन से देश से लाया गया है? नीबिया से। ठीक है, नामीबिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नामीबिया। अब यहाँ से सवाल निकल करके आता है कि नामीबिया जो है भारत के मैप में या फिर विश्व के मैप में जो है नामीबिया कहाँ पे है? तो ये जो नामीबिया जो है ये दक्षिणी अफ्रीका का जो है दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, अगर पूछेगा कि नामीबिया जो है, ये जो कंट्री है, इसका जो है राजधानी का नाम क्या है, क्योंकि कैपिटल एंड करेंसी से जो है सवाल पूछे जाएंगे। तो राजधानी का जो नाम है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, विंड होक। ठीक है, विंड होक जो है नामीबिया की राजधानी है। और इसके अलावा जो है पड़ोसी देश जैसे कि इसका हो गया दक्षिणी अफ्रीका, अंगोला, बोत्सवाना, ये सब जो है इसकी पश्चिमी देश है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ने जो जंगली चीतों को कूनो नेशनल पार्क में जो छोड़ा है, वो चीता कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था। नामीबिया जो है दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी विंडहोक है। ठीक है, अब आगे देखिए एक और सवाल कि भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार जो है किस वर्ष में जो है स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, कब किया गया था इसको स्थापित? 1954 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1954 को जो है स्थापित किया गया था। एक चीज़ और है कि आप पूछोगे कि क्या भारतवर्ष जो है प्रत्येक वर्ष देना अनिवार्य है? तो यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक वर्ष जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया जाए। हो सकता है किसी वर्ष जो है किसी को ना दिया जाए, तो ऐसा जो है इसमें नहीं है नियम कि प्रत्येक वर्ष किसी न किसी को भारत रत्न दिया ही जाए। ठीक है, यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, यह अनिवार्य नहीं हो सकता है किसी साल जो है किसी को ना दे। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है, ओपेक। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको ओपेक कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है?
ये देखिए, जो ओपेक है इसकी जो है स्थापना कब हुआ था? 14 सितंबर 1960 को। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? बगदाद में। ये जो ओपेक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था? बगदाद में। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें कितने सदस्य हैं, कितने देशों का सदस्य है ओपेक, तो ओपेक जो है जनवरी 2020 तक जो है 13 इसमें सदस्य थे। ठीक है, ओपेक जो है इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में किया गया था। जनवरी 2020 तक जो है इसमें कितने सदस्य थे? तो 13 सदस्य थे, 13 देश थे इसमें शामिल। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो है 1965, इसका मुख्यालय जो है 1965 से जो है ऑस्ट्रिया के, कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है कि ओपेक में जो है कुल कितने सदस्य हैं? 13 सदस्य हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? 1960 में जो है बगदाद में की गई थी। अब आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदुरै। ठीक है, मदुरै। ये कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, मदुरै। इसी को जो है पूर्व का जो है एथेंस कहा जाता है। आगे देखिए, ये सवाल जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किस वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? कौन से साल में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 को भारत में वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से जो है लागू किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। इसका जो कुल क्षेत्रफल है लक्षद्वीप का कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पूछेगा चंडीगढ़ का कितना है, तो चंडीगढ़ का जो है 114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा पूछ देगा गोवा का कितना है, तो गोवा का जो है 3702 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा अगर पूछ देगा लद्दाख का बताइए, तो लद्दाख का कितना है? 59146 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है, तो सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? 32 वर्ग किलोमीटर किसका है? लक्षद्वीप का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक खेल का जो है उद्घाटन किया है? देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं, अगर सितंबर 2023 में एग्ज़ाम होता है जीएसएससी का, तो सितंबर जो है 2022 से लेकर के सितंबर 2023 साल तक का, मतलब एक साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। हमने जो है अक्टूबर 2022 का सवाल दिया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको डाला हुआ है हमने इसमें कि 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया है? स्पोर्ट्स से संबंधित ये सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल थे, उन्होंने जो है
6 अक्टूबर 2022 को जो है छत्तीसगढ़ ओलंपिक का जो है उद्घाटन जो है इन्होंने किया था। ठीक है, इसमें जो है अगर हम बात करेंगे कितने तरह के खेल को शामिल किया गया था इस ओलंपिक खेल में, तो टोटल जो है 14 तरह के पारंपरिक खेलों को जो है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। अरे ये सवाल जेएसएससी जो है कई बार पूछा है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, एक्साइज और स्पेशल ब्रांच का एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें भी इसमें पूछा था ये सवाल। तो पूछा गया है कि 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करना, शिक्षा का अधिकार, मतदान की आयु 21 से कम करके 18 करना, या फिर भूमि सुधार से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मतदान चुनाव में मतदान की आयु को कम करना, मतलब पहले 21 साल होता था ना, मतदान की आयु 21 साल से कम करके जो है 18 साल कर दिया गया था। कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, 61वां। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे देखिए एक और सवाल है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उन्नीस में जो है भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं ने जो है जय जवान जय किसान का जो है नारा दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है 1966 में जो है भारत रत्न से जो है इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1966 में जो है भारत रत्न से जो है इसको सम्मानित किया गया था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के शांति स्थल को क्या कहा जाता है, विजय घाट कहा जाता है। तो ये सब जो है एक्स्ट्रा जीके है, ये सबको याद रखिएगा। आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य नहीं है कौन सा, समग्र संस्कृति का संरक्षण करें, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करें, उत्कृष्टता के लिए प्रयास, या फिर सरकार को कर देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार को कर देना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सरकार को कर देना ये जो है कानूनी कर्तव्य है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल निकल करके आता है कि अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। भाग 4 का A किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से। ठीक है, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वें संविधान 1976 द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य से संबंधित एक समिति का गठन किया गया था, उस समिति का नाम क्या था, स्वर्णसिंह समिति। ठीक है, स्वर्णसिंह समिति के द्वारा जो है अनुशंसित जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था, कब, 42वें संशोधन 1976 में। आगे देखिए एक और सवाल है कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलाने के लिए पात्र लड़की की अधिकतम आयु क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुकन्या समृद्धि योजना जो है, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें अगर खाता खुलवाना है कोई लड़की को तो उसका अधिकतम आयु क्या होना चाहिए, 10 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्ष या फिर इससे कम के बालिकाएं को जो है इस योजना के तहत जो है खाता खुलवाया जाता है। ठीक है, और ये जो है इसको आप ये भी कह सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो है एक तरह का सुकन्या समृद्धि योजना जो है एक जो है हिस्सा है इसी का। और अगर इस योजना में खाता खुलवाना है किसी बालिका का तो उस लड़की का उम्र जो है 10 वर्ष या फिर इससे कम होना चाहिए। आगे देखिए एक और सवाल है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है। ठीक है,
एक होता है ना राष्ट्रीय उद्यान, तो वही पूछा कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस झील पर जो है अवस्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतक झील। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतक झील में। ठीक है, लोकतक झील। आगे देखिए एक और सवाल है कि दीघा निकाय क्या है? दीघा निकाय क्या है? जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण पुस्तकें हैं या फिर उपनिषद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, दीघा निकाय क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। आगे देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हिस्ट्री से सवाल है। आगे देखिए एक और सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पिगमेलियन पॉइंट क्या है? ये जो पिगमेलियन पॉइंट है एक क्या है? ज्योग्राफी का सवाल है। पिगमेलियन जो पॉइंट है भारत के सबसे दर्शनीय स्थल, भारत का सबसे दर्शनीय स्थल इंदिरा पॉइंट को ही जो है पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखिए एक और सवाल है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। चंपा राज्य, मगध राज्य, कौशल राज्य या फिर अवंती राज्य? ये जो है हिस्ट्री का सवाल है, तो वही पूछ रहा है यहाँ पे कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। राजा पोरस, राजा पोरस ने जो है हाइडेस्पिस की लड़ाई में जो है सिकंदर के खिलाफ जो है हाथियों का इस्तेमाल जो है किया हुआ था। राइट आंसर 20 का क्या हो जाएगा? मगध। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत की रॉकेट महिला के रूप में किसे जाना जाता है? भारत की रॉकेट महिला के रूप में किसे जाना जाता है? इसका नाम क्या हो जाएगा? श्रीवास्तव जी कहीं पे हैं? नहीं, डॉक्टर जो है रितु करिधल श्रीवास्तव इसका पूरा नाम है। डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव जो है इसको जो है भारत की जो है रॉकेट महिला के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ मिल करके जो है काम करती है। ठीक है, कहाँ की है? इनका जन्म जो है रितु करिधल का जन्म जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। इसके अलावा जो है भारत की रॉकेट वुमेन के रूप में किसको जाना जाता है? डॉक्टर रितु करिधल को। ठीक है, इसरो के साथ जो है काम करती है। आगे देखिए एक और सवाल है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित कप या फिर ट्रॉफी में से किसे सम्मानित किया जाता है? तो देखिए ये जो बैडमिंटन जो है इसमें बहुत सारे कप दिए जाते हैं विजेता को। ठीक है, जैसे कि एक हो गया अग्रवाल कप। ठीक है, फिर जो है आपका एक और है जिसका नाम है चड्डा कप, ये भी जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। एक और है हरीला कप। ठीक है, एक और है थॉमस कप और लास्ट है ओबेर कप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, ये जो थॉमस कप है ये जो है पुरुषों को दिया जाता है। ठीक है, ओबेर कप जो है ये जो है महिला को दिया जाता है। यहाँ पे क्या पूछा है कि बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए कप या ट्रॉफी में से किसे सम्मानित किया जाता है? उबेर कप से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये जो उबेर कप है ये महिलाओं को दिया जाता है। अगर थॉमस कप पूछता कि पुरुषों को कौन सा कप दिया जाता है बैडमिंटन के खेल में? थॉमस कप। महिलाओं को उबेर कप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए और भी सवाल हैं जैसे कि क्रिकेट से संबंधित, जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी एक किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इसके अलावा जो है सीके नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है?
क्रिकेट से, लेकिन यहाँ पूछा गया है बैडमिंटन। तो आप इतने सारे ट्रॉफियों का नाम याद रखिएगा। इसमें से लास्ट दो जो है, जो पुरुष को दिया जाता है उसको थॉमस कप कहते हैं, और जो महिलाओं को दिया जाता है उसको उबेर कप कहते हैं। यही सवाल यहाँ पे सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 61। स्टैटिक जीके काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2022 का उद्देश्य, ठीक है, राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2022 का उद्देश्य द्वारा भारत को शीर्ष हवाई खेल देशों में शामिल करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2030। ठीक है, 2030 तक जो है भारत को शीर्ष हवाई खेल वाले देशों में जो है शामिल करना है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2022 जो है, इसमें जो है इसके माध्यम से जो है, इस खेल नीति के माध्यम से जो है टोटल जो है 11 जो है हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और 2030 तक जो लक्ष्य दिया गया है, 2030 तक जो है इस खेल नीति के तहत जो भी खेल इसमें शामिल किया गया है उसको जो है शीर्ष देशों में जो है शामिल करना है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम रिवन्या है। ठीक है, रिवन्या किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम जो है रिवन्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। ठीक है, और इसका जो है मुद्रा क्या है? तो मुद्रा तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तो क्या है ऊपर में? रिवन्या। ठीक है, यूक्रेन की जो है राजधानी क्या है? कीव, और इसकी मुद्रा क्या है? रिवन्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, एक और सवाल है ज्योग्राफी का कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? ये देखिए, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, इधर तमिलनाडु है, और इसके तटीय भाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो तट है उसको कहते हैं मालाबार तट। गोवा और कर्नाटका के बीच में को केनरा तट कहते हैं। दमन और गोवा के बीच में जो है कोंकण तट है। फिर आगे जाइएगा, गुजरात और दमन के बीच में तो काठियावाड़ तट है। फिर पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश के बीच में जो है डेल्टा क्षेत्र है। तो ये सबको जो है आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है, तमिलनाडु यहाँ पे है, और इसके जो तट है इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमने जो है कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट किया हुआ है, तो जो लोग जो है नए हैं आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हल्का भी अगर कंप्यूटर में डर है तो एग्जाम पोर्टल ऐप जो है इंस्टॉल कीजिए, और यहाँ पे ये जो क्लास है आपको बैनर दिखेगी सबसे पहले ऊपर में, इस पर क्लिक करके जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। कंप्यूटर में 60 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे झारखंड सचिवालय में, 20 प्रश्न रहेंगे 3 नंबर का, टोटल 60 नंबर के रहेंगे। ठीक है, आपको हल्का भी अगर थोड़ा सा भी डर लग रहा है कंप्यूटर में तो आप जो है टेंशन फ्री होकर के जो है आप इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल दिए जा रहे हैं, PDF भी आपको जो है दिया जा रहा है। इसमें से टॉपिक वाइज क्लासेस लिए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ थ्योरी बता रहे हैं और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी बता रहे हैं। PDF आप इसका जो है प्रिंट आउट वगैरह निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अनलिमिटेड टेस्ट भी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको अगर कंप्यूटर में डर लग रहा है कि या फिर आपके पास किताब है या फिर कहीं से कोचिंग किए हुए हो और आपको अगर सवाल नहीं मिल रहा है वैसा, तो फिर 1 नंबर का सवाल लगाने के लिए आप जो है हमारा कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेहतरीन सवाल दिया जाएगा, टॉप मोस्ट जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वैसे सवाल आपको दिया जाएगा। आप PDF से पढ़ सकते हैं, आप क्लासेस भी देख सकते हैं, आप टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप से। आगे देखिए 27 नंबर कि सर क्रीक कहाँ स्थित है। ये सर क्रीक जो है ये कहाँ पे अवस्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा।
ठीक है। ये जो सर क्रीक है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो है 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय एस्चुरी है। ठीक है, यह गुजरात के कच्छ जिले में और पाकिस्तान में सिंध की सीमा में लगी हुई है। राइट आंसर ये हो जाएगा गुजरात के कच्छ जिला और पाकिस्तान का जो है सिंध। ठीक है, तो गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पे जो है सर क्रीक अवस्थित है। आगे देखिए, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कुल्लू घाटी जो है आप लोग कई बार न्यूज में सुने होंगे, इसका राइट आंसर लद्दाख और पीर पंजाल हो जाएगा। आगे देखिए, इलायची पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु के बीच में। आगे देखिए, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो दक्षिण व लिटिल अंडमान, दक्षिण व लिटिल अंडमान द्वीप समूह जो है यहीं पे जो है डक्कन पैसेज जो है स्थित है। आगे देखिए कि भारत में हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कई बार पूछा गया है जेएसएससी के द्वारा। इसको देखिए, इसका पूरा थ्योरी हमने यहाँ पे दे रखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति के भारतीय जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1950 से 1970 के बीच में जो है किया गया था। 1950 से 1970 के बीच में किया गया था। इसकी शुरुआत जो है भारत में 1966 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हुई थी और इसे जो है तीसरी कृषि क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा भारत में तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को जो है भारत में जो है हरित क्रांति के पिता माना जाता है। अगर पूछेगा विश्व में तो विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति का जो है पिता माना जाता है। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग को जो है 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो यहाँ से दो सवाल बनता है। अगर पूछेगा भारत में जो है हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। अगर पूछेगा विश्व में जो है हरित क्रांति के पिता किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है टोटल आज हम लोगों ने जो है 31 प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया है। बाकी कुछ और सवाल आपको जो है 20 सवाल आपको जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर मिल जाएंगे। एग्जाम पोर्टल ऐप आप ओपन कीजिएगा, यहाँ पे क्विज वाला सेक्शन में डेली फ्री क्विज आपको देखने को मिलेगा। वहाँ जाने के बाद बहुत सारे टेस्ट दिया हुआ है, डेट वाइज टेस्ट है। आज टेस्ट लेंगे आप लोग जो है ऐप इंस्टॉल करके जो है 12 बजे तक आप टेस्ट, आज की डेट में जो टेस्ट एक्टिव होगा वहाँ पे दे सकते हैं। टोटल 20 टेस्ट वहाँ पे हमने 20 प्रश्न हमने देने वाले हैं। आप जो है टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ठीक है, वहाँ भी जो है इसी तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है दिए जा रहे हैं। बाकी जो कंप्यूटर में किसी को डर लग रहा है तो आप लोग जो है कंप्यूटर का क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 310 रुपया लिया जा रहा है। कंप्लीट जो है कंप्यूटर का सवाल करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे चीज़ों को जो है देखते हुए यहाँ पे जो है सारे क्लासेस लिए जा रहे हैं। ठीक है, टोटल 40 क्लास यहाँ पे हम देंगे, जिसमें से सारे कंप्यूटर जो है जो जेएसएससी के द्वारा पूछा जाता है, इंटरनेट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ये सारे चीज़ आपको जो है पीडीएफ में भी देंगे। साथ ही साथ आपको जो है क्लास भी मिलेगी। ठीक है, और साथ में टेस्ट भी। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।